रिलीजियस पॉलिसी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर की लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो अकबर का हम लोगों ने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन तो देख ही लिया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर सरकार, परगना और क्या कहते हैं, सूबा, सरकार, परगना और विलेज। और फिर उसमें हम लोगों ने अलग अलग सारे ऑफिसर्स वगैरह देखे थे। अब इसने लैंड में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किया, बट जो इसका लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बहुत हद तक किस पर बेस्ड था? शेरशाह सूरी के सिस्टम पर बेस्ड था। ठीक है, तो चाहे यहाँ लिख लीजिएगा, अकबर या अकबर्स लैंड रेवेन्यू, अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज, Akbar's land revenue system was very much based on शेर शाह सिस्टम। जो शेर शाह का सिस्टम था उसी पर बहुत हद तक बेस था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, अकबर, ऐसे लिखिए, अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम was called as जब्ती और बंदोबस्त। क्या? जब्ती और बंदोबस्त। ठीक है, तो ये जब्ती और बंदोबस्त जो था ना, इसका बेस जो था वो शेरशाह सूरी वाला ही था, जो हमने शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा था। बस ये कहिए कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन था। जब्ती और बंदोबस्त कुछ नया नहीं था, मॉडिफिकेशन ऑफ शेरशाह सूरी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम का में आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो उसी को जब्ती या बंदोबस्त कहा गया। फर्दर लिखिएगा, इसी में नीचे से लिख लीजिएगा, विच वाज फर्दर improved बाई राजा टोडरमल। तो देखा जाए तो अकबर के समय जितने भी ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम आप देख रहे हो, इसमें राजा टोडरमल की ही देन थी। राजा टोडरमल ने ही इसमें मॉडिफिकेशन किया था, इम्प्रूवमेंट किए थे और नए नए सिस्टम लाए थे। वो सब कौन किया था? राजा टोडरमल ने ही किया था। ठीक है, तो ये काम राजा टोडरमल का था कि जो शेरशाह सूरी का सिस्टम था उसमें क्या किया, अकबर ने पहले जब्ती और उसको और अच्छा इम्प्रूव्ड वे में इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका था? राजा टोडरमल का था। ये अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अकबर इसके नवरत्न, तो पता चले कि राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के। ये 9 रत्नों में से एक थे अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक थे। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये 9 रत्न जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो मैंने देखिए आपको एंशिएंट इंडिया में भी 9 रत्न लिखवाए हैं। ठीक है, गुप्ता पीरियड में भी कालिदास वगैरह किसी के 9 रत्न थे, आर्यभट्ट, कालिदास, ये लोग। ठीक है, तो आप एक अलग से लिस्टिंग बनाइएगा कि कौन कौन से 9 रत्न। तो एंशिएंट के जो मैं लिखवाए वो, और फिर
कनिष्क के भी थे, फिर अकबर के, या अकबर के अलावा और किसी के दरबार में इस तरह की अगर कोई कहानी थी तो एक ऐसे 2 से 3 पन्नों में, 2 पन्नों में आ जाएगा। तो एक ये अलग से लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो क्या था, तो अगर हम कहेंगे कि अकबर ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहा जाएगा, तो जब्ती या बंदोबस्त कहा जाएगा, ठीक है। तो राजा टोडरमल जब जो थे, तो लिखिएगा इनके बारे में, लिखिएगा, लिखिए राजा टोडरमल, राजा टोडरमल इंट्रोड्यूस्ड, राजा टोडरमल इंट्रोड्यूस्ड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, कॉमा classification of land and fixation of rates। तो ये सारा काम किसने किया था, राजा टोडरमल की देन थी। कि राजा टोडरमल के टाइम पर अकबर के यहाँ क्या हुआ, पूरी जमीन की मेजरमेंट हुई और एक सिस्टम, एक जैसा सिस्टम अपनाया गया पूरे एम्पायर में, पूरे मुगल एम्पायर में एक जैसा सिस्टम अपनाया गया लैंड को मेजरमेंट करने का। लैंड का क्लासिफिकेशन हुआ, फिर उस हिसाब से फिर फिक्सेशन हुआ। तो ये सारी चीजें हुई कब, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा, लिखिए इन 1580 CE, लिखिएगा अकबर इंट्रोड्यूस्ड द दहसाला सिस्टम, अकबर इंट्रोड्यूस्ड द दहसाला सिस्टम। अकबर ने क्या किया, एक नया सिस्टम लाया, दहसाला सिस्टम। अब ये दहसाला सिस्टम क्या है, तो इसके बारे में यहीं पर लिख लीजिए। दहसाला सिस्टम में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद लिखिएगा। दहसाला सिस्टम क्या मतलब, क्या है, दह मतलब 10 और साला में साल, 10 साल, दहसाला मतलब 10 साल। तो क्या होता, क्या था कि रिकॉर्ड हर साल का मेंटेन होता था कि भाई कितने साल किसके पास कितनी जमीन है और उस जमीन पर कितनी फसल उगाई गई। तो अकबर ने कहा कि एक ऐसा काम करो कि आप पूरे, आज से नहीं, पूरे 10 साल, क्या, पूरे पिछले 10 साल का आप क्या करो, वो लो, कैलकुलेट करो कि पिछले 10 सालों में इस जमीन पर एवरेज कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो क्या हुआ, 10 साल मतलब 10 साल कि आज से जितने पुराने रिकॉर्ड है सब निकालो और देखो कि पिछले 10 सालों में उस जमीन पर, जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, श्याम नाम का एक किसान है जिसके पास कुछ जमीनें हैं, ठीक। तो उन जमीनों के हिसाब से कहा गया कि इस जमीन पर उसका एक फील्ड ये है, एक फील्ड ये है। कहा गया कि अब इस फील्ड का रिकॉर्ड निकालो, कब का, पास्ट 10 ईयर्स,
पास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड निकालो। ठीक है, अब कहा गया कि इन पास्ट 10 ईयर्स पे हर साल का मान लीजिए कि कब है 1540 में कितना प्रोडक्शन हुआ था, 1541 में कितना प्रोडक्शन हुआ था, ऐसे करते करते 1550 तक कितना प्रोडक्शन हुआ था। मान लीजिए ये भी जमीन आ गई तो 1550 में कितना हुआ था, 1551 में कितना हुआ था, ऐसे करते करते 1560 तक कितना हुआ था। ये एक जमीन है श्याम की, एक जमीन है ये मान लीजिए मोहन की। इस तरह से सबका हिसाब तो कहा गया कि इसका टोटल मिलाकर, अब मान लीजिए कि 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2.5 हुआ, फिर 1 हुआ, ऐसे करते करते इसका कितना आ गया 25, इसका आया कितना 28। एवरेज क्या किया गया, कहा गया इसका एवरेज निकालो, तो 25/10 कितना आ गया 2.5 क्विंटल। इसका एवरेज आ गया 2.8 क्विंटल। इसका मतलब अब श्याम जो है 10 साला सिस्टम के आधार पर कितना टैक्स देगा, 2.5 क्विंटल उसका टैक्स फिक्स हो गया। ठीक है, और ये फिर अगले 10 साल तक के लिए फिक्स हो जाएगा, या फिर अगले साल फिर से पैमाइश होगी, अगले साल फिर से पैमाइश होगी तो फिर क्या होगा 1541 से लेके आगे का जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके फिर नया एवरेज आएगा, नया एवरेज आएगा तो वो उसका टैक्स होगा। तो पहले जो टैक्स फिक्स होगी 1/6 हिस्सा दे दो, 1/10वां हिस्सा दे दो, ऐसा अब नहीं हो गया। अब क्या आ गया, अब मेजरमेंट सिस्टम आ गया, तो सबकी जमीन नाप ली गई और रिकॉर्ड पहले से मेंटेन, शेरशाह सूरी के टाइम से रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो जमीन भी नापी गई, रिकॉर्ड भी मौजूद था। तो कहा गया कि भैया 10 साल का आप एवरेज निकाल लो कि इस जमीन पर पिछले 10 साल में जो एवरेज प्रोडक्शन है वो एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा, आपका टैक्स होगा। ये है 10 साला सिस्टम। ठीक है, तो समझ में आ गया 10 साला। तो लिखिएगा लिखिए दी लिखिएगा द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द एवरेज एल्ड, ये याद रखिए, ऑन द एवरेज एल्ड ऑफ लैंड, ऑन द एवरेज एल्ड लैंड एसर्टेड, यानी जो नापा गया लैंड, एसर्टेड ऑन द basis of past 10 years, पिछले 10 सालों में, तो इसी को कहा जाएगा 10 ईयर्स। तो पिछले 10 सालों में जो भी आपके यहाँ उपज हुई है उस उपज का जो एवरेज है उस एवरेज के बराबर आपको टैक्स देना है। यह है 10 साला सिस्टम। ठीक है, समझ में आया 10 साला सिस्टम। चलिए, अब यही बात नहीं खत्म हुई, इसके बाद आगे इसने क्या किया, लैंड की 4 कैटेगरी बनवाई। लैंड का डिवीजन भी तो होगा ना, कि भाई हर लैंड पर एक जैसा सिस्टम नहीं है। और यहाँ देखिए क्या है, मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, यहाँ लिखा ना टोडर में क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। तो लैंड का क्लासिफिकेशन भी होगा और मेजरमेंट का यूनिफॉर्मेशन भी होगा। तो मेजरमेंट को यूनिफॉर्म किया गया। ठीक है, तो मुझे जो मेजरमेंट को इन्फॉर्म किया गया वो था
क्या, उसको कहते हैं इलाही गज, या गजे सिकंदरी पर बेस्ड था, इलाही गज सिस्टम लाया गया। ठीक है, तो अब इसको लिखिए कि मेजरमेंट को जो सही किया गया, यूनिफॉर्म किया गया, तो लिखिएगा, लिखिए अकबर इंट्रोड्यूस्ड इसको लिखिए, अकबर इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्डाइजेशन of measurement of land and unit called as इलाही गज। इलाही गज क्या कहा जाएगा, इलाही गज। और ये क्या था, लिख लीजिएगा, बेस्ड ऑन गजे सिकंदरी। अब गजे सिकंदरी किसका है, आपको लिखवाया हुआ हूं मैं कि भाई मेजरमेंट पहले लैंड का कौन करवाया था, तो उसने क्या लिखवाया था, गजे सिकंदरी करवाया था। और क्या होती थी, कड़ियां होती थी, उतनी कड़ी का एक गज हो जाता, मतलब एक चेन हो जाती थी। ठीक है, तो गजे सिकंदरी बाई किसके द्वारा, तो यहाँ चाहे तो लिख लीजिए, गजे सिकंदरी बाई कौन था, सिकंदर लोधी, बाई सिकंदर लोधी साम्राज्य का राजा सिकंदर लोधी। और इसी गजे सिकंदरी को कौन यूज किया था, एंड यूज्ड बाय शेर शाह सूरी। तो गजे सिकंदरी की स्टार्टिंग सिकंदर लोधी ने की थी लैंड का मेजरमेंट, और उसी को यूज किया किसने, शेर शाह सूरी ने यूज करके क्या किया, पूरा नया तरह का एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया, जो आपको पढ़ाया जा चुका है। और उसमें क्या किया, अकबर ने उसी का यूज करके लैंड मेजरमेंट का एक नया यूनिट इजाद किया, जिसको कहा गया इलाही गज। और अब अकबर के टाइम में जो मेजरमेंट होगा वो इलाही गज में होगा, जो गजे सिकंदरी का एक नया इंप्रूव्ड वर्जन है। और उस बेसिस पर फिर क्या होगा, पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो ये सारा सिस्टम चलेगा, यानी कि मेजरमेंट होगा। अब मेजरमेंट किसका होगा इसका यूज करके, जमीन का। तो जमीन का यानी कि लैंड का जब मेजरमेंट होगा तो उस मेजरमेंट के बाद लैंड का डिवीजन यानी कि क्लासिफिकेशन भी होगा। क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो उसको अब लिखते हैं, तो ये रब कर दिया जाए। तो अब लिखिए, मेजरमेंट हो गया, फिक्सेशन हो गया, 10 साला सिस्टम के थ्रू क्या हो गया, फिक्सेशन हो गया। गजे इलाही के थ्रू क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। अब क्या होगा, क्लासिफिकेशन। तो लिखिएगा, लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो शेर शाह सूरी के टाइम कितनी कैटेगरीज थी, एक बार जाइए उसको मैच कराइए, और उसके हिसाब से फिर यहां मैच कराइए कि यहां पर कितनी कैटेगरी है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी, और शेर शाह सूरी के टाइम कितनी कैटेगरी थी, तो एक बार जाइए शेर शाह सूरी के नोट्स देखिए, और फिर यहाँ पर उसको क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको दोनों हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और दोनों में ऐसा असर्शन रीजन या ट्रू फॉल्स के आधार पर कोई भी क्वेश्चन बना तो आप कभी गलत करके ही नहीं आओगे, क्योंकि आपका फिर कंफ्यूजन दूर रहेगा। तो जब भी इस तरह की चीज़ें आती है टॉपिक, तो एक बार पीछे वाली टॉपिक को
क्या किया जाता है, देख लिया जाता है उसी वक्त। तो जब क्लास के बाद आप इसको पढ़िएगा तो शेरशाह सूरी का लैंड रेवेन्यू और इसको दोनों को कंपेयर करके पढ़िएगा। इसीलिए मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद से कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में वो बातें आ जाएंगी, ठीक है। और नहीं आए तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन इतना डिटेल से आपको समझाया गया है कि आपको नहीं समझ में आने की बात होगी ही नहीं, आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो लैंड को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला पोलज, इसका मतलब हो गया कल्टीवेटेड एवरी ईयर, जिस खेत में हर साल फसल उग रही है उसको कहा गया पोलज। दूसरा कैटेगरी परती। परती क्या होता है, फैलो वंस इन 2 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए इस साल फसल उगाई गई, ये 2023 है, 2023 में फसल उगाई गई, 2024 में फसल उगाई गई। अब 2025 में इसको कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा, इसको फैलो लैंड की तरह छोड़ दिया जाएगा। क्यों, एक साल इसी तरह छोड़ दिया जाएगा ताकि ये अपनी फर्टिलिटी को फिर से गेन कर सके। तो जो फील्ड, जो खेत ऐसे थे जिनकी फर्टिलिटी कम थी, जहां पर उपज या उनकी फर्टिलिटी कम हुआ करती थी, वहां पर यह सिस्टम अपनाया जाता था कि भैया 2 साल फसल उगाए तो अब अगले साल क्या होगी, फर्टिलिटी कम है इसकी, तो अगले साल जो फसल उपजेगी उसमें जो उपज होगी वो हमारे खर्चे के बराबर नहीं होगी, तो हम लॉस में जाएंगे। इससे अच्छा है कि एक साल हम जमीन को ऐसे ही फैलो छोड़ दें, यानी कि खाली छोड़ दें, तो नेचुरली वो जमीन क्या करेगी, अपनी फर्टिलिटी को गेन कर लेगी। यानी कि वहाँ पर घास उगेगी, कीड़े मकोड़े सब कुछ होगा, और लोग वहाँ अपने पशु को चराने कर ले जाएंगे। जब पशु को चराने ले जाएंगे तो उनके जो डंक होगा वो सब क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता चला जाएगा। तो 1 साल 2 साल उसको छोड़ देने के बाद फिर से उसमें क्या करते थे, अगले बार कल्टीवेट करते थे। लेकिन एक बात ये भी रखिएगा, जब परती लैंड को कल्टीवेट किया जाएगा तो उसको फिर पोजल की कैटेगरी में रखा जाएगा, और पोजल वाले तरीके से उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो लिखिएगा, चाहिए तो यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लीजिए इसी के नीचे पोलज। तो यहाँ पर ऐसे स्टार मार्क करके ब्रैकेट में लिख लीजिए कि परती लैंड पेड एट द फुल पोलज रेट when it was कल्टीवेटेड। तो परती लैंड को पूरा टैक्स देना पड़ता था, नहीं कि पोलज के बराबर टैक्स देना पड़ता जब उसमें कल्टीवेशन होता था। और जिस साल वो परती छोड़ दिया गया, यानी कि फैलो छोड़ दिया गया, उस साल उसका टैक्स माफ हो जाता था, ठीक है। सी तीसरा लिखिएगा चच्चर। चच्चर लैंड का मतलब वंस इन 3 और 4 ईयर्स, यानी 3 से 4 साल बाद एक बार उस पर क्या हुआ, फसल उगाई गई, फिर 3-4 साल के लिए छोड़ दिया। तो ये वो जमीन होती थी जो जिनकी फर्टिलिटी बहुत कम होती थी, उनको चच्चर जमीन कहा गया। और डी तीसरा हो गया, सॉरी चौथा हो गया बंजर। बंजर का मतलब इस पर कोई फसल नहीं उग रही है, तो वंस इन 5 और नो और मोर, ऐसे लिखिएगा, वंस इन 5 और मोर ईयर्स और
और नो कल्टीवेशन, उसको बंजर का जमीन कहा जाता है, जहां पर या तो 5 साल में एक बार फसल हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर उस पर कभी फसल होनी ही नहीं है, तो उसको बंजर जमीन कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से 4 कैटेगरी ज़मीन की बनाई गई। तो सबसे अच्छी ज़मीन जो होती थी, जहाँ हर साल अच्छा कल्टीवेटेड लैंड होता था, फर्टाइल लैंड, उसको पोलज कहा जाता था। जो थोड़ा उससे कम है परती, जो उससे कम है चच्चर, और जो बिल्कुल बेकार है वो बंजर। ठीक है, तो चच्चर और बंजर, इस पर टैक्स बहुत ही कम या नाम मात्र का लगा, कंसेशन कर दिया जाता था। मेन जो टैक्स होता था वो पोलज पर ही होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ऑफिसर्स। भाई ये सब करने के लिए ऑफिसर्स चाहिए ना, हाँ, ये सब काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए। तो ऑफिसर्स की भी तैनाती होती थी। तो कई तरह के ऑफिसर्स थे, तो लिखिएगा ऑफिशियल्स। कौन कौन से ऑफिशियल्स, तो एक होते थे, लिखिए कारोरीज, एक होते थे जिनको कहा था कारोरीज। अब ये कारोरीज क्या करते थे, लिखिएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ ए crore of डैम्स। ठीक है, और दूसरे ऑफिस, हाँ, दूसरे जो ऑफिसर्स होते थे वो होते थे कानून गो। कानून गोज, ये क्या काम करते थे, तो ऑफिशियल्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये लोग लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। एक होते थे आमील। आमील जो होते थे ये होते थे रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, ये होते थे रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक, और इसमें जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, आमील होते थे, इनका एक और काम होता था, ये लोन दिया करते थे। जो आमील्स होते थे ये लोन देते थे, तो यहाँ चाहिए तो लिख लीजिए एडवांस टकोटी टकोवी एडवांस टकोवी लोन्स। तो जो लोन दिया जाता था उसको टकोवी कहा जाता था। लोन जो दिया जाता था वो टकोवी कहा जाता था। और ये टकोवी लोन क्यों दिया जा रहा है, ताकि जैसे आगे में कहा ना किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार क्या करती है, किसान को लोन दे देती है एडवांस में कि ये लो लोन, इससे तुम बीज खरीदो, फर्टिलाइज़र खरीदो, अपनी फसल को उसको उगाओ, और जब फसल हो जाए तो बेचकर पैसे हमें चुका देना। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ भी लोन दिया जाता था। ये आमील का काम होता था लोन देना, और उस लोन को कहा जाता था टकोवी लोन कहा जाता, टकोवी कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से किसानों की मदद करने के लिए राज्य की तरफ से, यानी कि एम्पायर की, यानी एम्परर की तरफ से लोन भी बांटे जाते थे। एक पॉइंट लास्ट और लिख लीजिए, द पीजेंट्स who owned
the land, who owned the land, they titled नहीं, हाँ ऐसे लिखिएगा, खुखास्त क्या था, खुखास्त, who owned the land, they टिल्ड, हाँ हाँ लिखिएगा, दे टिल्ड, ऐसे लिखिएगा, द टिल्ड वेयर कॉल्ड लैंड on the land they tilled were called खुदखास्त, खुदखास्त, KHUDKASTH, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट, अगर इसको नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में है, लेकिन मेन यहाँ तक है, ऑफिसर्स तक। ये जो पॉइंट है यहाँ तक मेन है कि उस वक्त लोकल लेवल पे ऑफिसर्स थे, कानूनगो, आमिल, ये लोग स्पेशल ऑफिसर होते थे। ये 4 तरह के लैंड का डिवीज़न है। और इससे पहले जो मैंने आपको मेजरमेंट लिखाया इलाही गज, अकबर के टाइम पर जो एडवांस वर्जन था या जो बेस था गजे सिकंदरी, सिकंदर लोधी और शेरशाह सूरी के द्वारा अपनाया गया सिस्टम, ठीक है। और उससे पहले जो मैंने आपको बताया जब्ती बंदोबस्त, और उसके बाद बताया था 10 साला सिस्टम। तो इस तरह से आपने देखा कि जो टोडरमल ने क्या किया था, मेजरमेंट ऑफ लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू फिक्सेशन। तो रेवेन्यू फिक्सेशन 10 साला सिस्टम से हो गया, ठीक है। और मेजरमेंट हो गया इलाही गज से, मेजरमेंट हो गया इलाही गज से, और बाकी ऑफिसर्स हो गए कौन, आमील, कानूनगो वगैरह। इस तरह से पूरा सिस्टम बनकर क्या हुआ, अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम चला, और बहुत अच्छे से चला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को देखा। तो मेन इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो पूरा सिस्टम था, उस पूरे सिस्टम को कहा गया जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम। उसका हिस्सा क्या है, मेजरमेंट ऑफ लैंड यानी कि इलाही गज। उसी का अगला पार्ट है कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड। ये 4 तरीके हिस्से, उसी में है ऑफिशियल्स की नियुक्ति। और ये सब किसके द्वारा इम्प्रूव्ड वर्जन है, ये सब टोडरमल के द्वारा किया गया इम्प्रूव्ड वर्जन है, और अकबर के द्वारा कहा गया उसको इम्प्लीमेंट कराया गया। तो इस तरह से हमने देखा अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यहाँ अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकबर के मनसबदारी सिस्टम और बाकी चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल, और जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरह के आप नोट्स बनाते जाइए, और फिर इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और इसका फिर आपको शॉर्ट नोट बनाना है। देने को तो मैं अगले कुछ समय में आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करा दूंगा एग्ज़ाम के आसपास, बट आप जब खुद से पढ़ के उसके शॉर्ट नोट बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जब मैं शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराऊंगा तो आप उसके साथ मैच करा लेना कि कुछ पॉइंट अगर छूटा हो या कुछ मिस्टेक हो तो आप उसको सही कर लेना। तो इस तरह से आपकी पूरी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे करके एक सब्जेक्ट की वीडियो आती रहेगी, आप उसको देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, एक्सप्लेनेशन को सुनते रहिए। और जब मैं कहता हूँ कि जैसे शेरशाह सूरी से इसको रिलेट किया, तो आप जाकर शेरशाह सूरी का एक बार वीडियो फिर से देखिए, और वहाँ देखिए कि वहाँ क्या बताएगा और यहाँ क्या बताएगा, और दोनों को मैच कराइए, कंपेयर कराइए। इससे क्या होगा कि आपका दोनों एक साथ याद हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो इसी कंपैरिजन के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपका ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन में आप कभी गलत नहीं होगे, इस तरह से, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियोज़ बार बार देखिए जिससे आपको चीज़ें याद होती जाएं, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं, एक टॉपिक पे लगभग 20 से 30 मिनट की वीडियो है, उतना तो आप सुनते सुनते भी आपको चीज़ें, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप उसको केवल सुनेंगे तो भी आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, और वो
आपको बार बार रिवाइज भी होता जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं और बेहतर क्लास के में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।